हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी में। हम लोग देख रहे हैं साइंस की सीरीज़, जिसमें आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल या फिर आवर्त सारणी। तो जब भी तत्वों का वर्गीकरण किया जाता है उनको एक फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, एक अरेंजमेंट में सारणीबद्ध व्यवस्था किया जाता है। तो उसके लिए सबसे जो उपयुक्त जो तरीका है वो है आवर्त सारणी। तो इनको एक टैबुलर अरेंजमेंट में किया जाता है, ठीक है। तो सारणीबद्ध व्यवस्था बनाई जाती है जिसमें जो परमाणु होते हैं, परमाणु संख्या के आधार पे, मतलब जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको परमाणु संख्या के आधार पे, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के आधार पे, और साथ ही इनके एक रासायनिक गुण होते हैं जिसकी आवृत्ति हो रही होती है, ठीक है। तो रिकरिंग केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे एक संरचना तैयार की जाती है जिसको हम लोग पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ज़रूरत क्यों पड़ी थी पीरियोडिक टेबल बनाने की? क्योंकि 18वीं सदी के आसपास कुछ ही एलिमेंट्स थे जिनके बारे में हमें पता था, कुछ ही तत्वों की खोज हुई थी, पर अभी बहुत सारे तत्वों की खोज होनी बाकी थी। और जैसे जैसे अन्य खोज होती रही तो एक ज़रूरत पड़ी कि इन सभी को एक सूचीबद्ध तरीके से लिखा जाए। इसके साथ ही ये भी पाया गया कि एक जो तत्व है वो दूसरे तत्वों की भी प्रॉपर्टी जो है वो मैच कर रही थी। तो ऐसा देखा गया कि जिन तत्वों की प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही है उसके आधार पे एक सूची बनाई जाए। तो इसीलिए एक पीरियोडिक टेबल की खोज की गई। किस तरह इसका डेवलपमेंट हुआ? तो कई स्टेजेस पे इसका डेवलपमेंट हुआ है। हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो है इसका डेवलपमेंट 1815 में विलियम प्रोट के द्वारा किया गया। ये एक विलियम प्रोट की हाइपोथेसिस थी, ठीक है। तो उसको कहा जाएगा प्राउट की परिकल्पना, जो कि 1815 में उन्होंने प्रेजेंट किया। तो उन्होंने देखा कि उस समय ज्ञात तत्व जो हैं इनके लिए जो मापे गए परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार के पूर्ण गुणक प्रतीत होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होल मल्टीपल प्रतीत होते हैं। जो एटॉमिक वेट है किसी भी एलिमेंट का, एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन के किसी मल्टीपल में है। यानी कि उन्होंने पाया कि हाइड्रोजन से ही सबका कंपैरिजन अगर किया जाए तो हाइड्रोजन क्या है, ये एक मौलिक वस्तु बन जाएगा, एक फुली फंडामेंटल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इन्होंने सारी अपनी खोज जो है वो हाइड्रोजन एटम के ही जो परमाणु भार है उसी के आसपास ही इन्होंने अपनी खोज रखी, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पे इन्होंने कहा था कि किसी भी चीज़ का जो एटॉमिक वेट होगा वो होल मल्टीपल होगा। होल मल्टीपल का अर्थ ये होता है कि पूर्ण संख्या का गुणज होगा। तो यदि अगर हम बात करें किसी का एटॉमिक नंबर का, तो ये तो हो सकता है कि मान लीजिए हीलियम लिया जा रहा है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 2 एटॉमिक नंबर, और जो इसका एटॉमिक भार है, परमाणु भार है, वो होता है 4.0026। अभी इनके अकॉर्डिंग कि ये 4 यानी कि हाइड्रोजन का जो है एटॉमिक वेट उसके मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि सिर्फ 4 ही निकलेगा। पर यहाँ पे डेसिमल में भी वैल्यू आ रही है, इसीलिए बाद में इसको मान्यता नहीं दी गई, डिस्कार्ड कर दिया गया। इसके बाद आते हैं डोबेनियर के ट्रायड्स, जो कि 1829 में आए थे, ठीक है। डोबेनियर के ट्राइड्स। इस नियम के अनुसार जब रासायनिक रूप में समरूप तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो किसी भी केमिकली एनालॉगस एलिमेंट को जब इंक्रीज किया जाता है, अरेंज किया जाता है इन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि एक पहला का सबसे कम है, फिर दूसरे का ज़्यादा है, फिर तीसरे का सबसे ज़्यादा है। तो इसको कहा जाएगा कि ये तीनों ग्रुप जो है इनको त्रिक कहा गया है या फिर ट्रायड कहा गया है, ट्रायड कहा गया है, ठीक है। इसके साथ ही ये जो है दूसरा वाला, यानी कि जो बीच वाला तत्व है, ये इन दोनों के परमाणु जो द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान का अर्थमेटिक मीन है, यानी कि इन दोनों का क्या है, माध्य है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज क्या है कि ये लिथियम है और सोडियम है और पोटेशियम है। ये 3 एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जिसमें लिथियम का जो परमाणु भार है वो है 7, ठीक है, और पोटेशियम का है
39। तो इनके हिसाब से जो सोडियम का परमाणु भार है वो इन दोनों के का एवरेज होना चाहिए। ठीक है, तो 39 + 7 डिवाइडेड बाय 2 जो कि लगभग आएगा 23। ठीक, तो सोडियम का कितना निकल गया? 23 निकल गया, ये सही है। इसके साथ ही इन्होंने दूसरा एक और बताया, दूसरा ट्रायड बताया, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, जिसमें कैल्शियम का क्या था? 40 था, बेरियम का 137 था, और इन दोनों को मिला के अगर हम इसका एवरेज लेते हैं तो 137 + 40 डिवाइडेड बाय 2 जो है वो 88.5 है और इसका 88 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये ऑलमोस्ट सेट बैठ गया है। अभी ये जो क्लासिफिकेशन डोबेनियर के द्वारा दी गई थी, इसमें ये 2 ट्रायड तो मैंने आपको बता दिए, बट ये हर तत्व पे ये वैलिड नहीं हो रहे थे, इसीलिए इसको भी ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया। कुछ ही तत्वों के लिए ये वैलिड था और जो तत्व वैलिड थे वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आता है न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जो कि 1865 में आया था। इसमें इन्होंने 3 एलिमेंट्स को ना जोड़ के एक 8 एलिमेंट्स की लिस्ट बनाई। ठीक है, तो इनके अनुसार यदि कोई रासायनिक तत्व को बढ़ते परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले जो तत्व हैं वो प्रत्येक 7 तत्वों के अंतराल पे पाए जाएंगे। मतलब हर प्रत्येक 8वां तत्व जो होगा वो जो फर्स्ट एलिमेंट था उसके साथ ही उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होगी वो मैच करेगी। अभी यहाँ पे देखते हैं, अगर हम अरेंज करें 8 एलिमेंट्स को, यानी कि ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6, 7, इसके बाद जो एलिमेंट आएगा इसकी प्रॉपर्टी और इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी, इस 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या करेगी? मैच करेगी। ऐसा न्यूलैंड का कहना था, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के तहत। और ये सभी जो है ये बढ़ते एटॉमिक वेट के आधार पर बनाए गए हैं। ठीक है, परमाणु भार के आधार पर इसको बढ़ते भार के आधार पर इसको रखा गया है। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो उस समय एलिमेंट्स जो खोजे जा चुके थे उनके अनुसार लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फिर आता है फ्लोरीन। ये 7 एलिमेंट्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके बाद जो 8वां एलिमेंट आएगा वो पहले एलिमेंट के ही अपेक्षा में समान प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे कि लिथियम के साथ अगर सोडियम है तो ये क्या है, इन दोनों के बीच का अंतराल 7 है, यानी कि ये इसके 8वें स्थान पे है। इसके साथ ही बेरिलियम जो है वो मैग्नीशियम के साथ शो करेगा क्योंकि ये इसके 8वें स्थान पे है। बोरॉन जो है वो एल्यूमिनियम के साथ शो करेगा क्योंकि ये इसके 8वें स्थान पे है, +7। फिर ये इसके 8वें स्थान पे है, फिर ये इसके 8वें स्थान पे ऑक्सीजन, सल्फर और फ्लोरीन के साथ क्लोरीन। ठीक है, ये कुछ हद तक ये ठीक तो था। और पहली बार ये शब्द जो है पीरियोडिक, आवृत्ति शब्द, उसका पहली बार यूज़ जो है ये न्यूलैंड के द्वारा ही किया गया था। और ये जो सीरीज़ इन्होंने निकाली थी ये कुछ हद तक सही थी, पर अभी और भी तत्व खोजे जाने थे, उनके बारे में जो भी बातें होनी थी उसके बारे में कोई भी चर्चा जो है वो न्यूलैंड के द्वारा नहीं की गई थी। इसके बाद आता है लोथार मेयर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व। इसको आप लोग छोड़ सकते हैं क्योंकि ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल। अब आते हैं मेंडलीव्स, और इन्होंने कहा कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है किसी भी तत्व की, वो उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होती है। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन होती है किसी भी एटॉमिक मास के। इन्होंने भी अरेंज किया सभी तत्वों को उनके बढ़ते एटॉमिक भार के हिसाब से। ठीक है, तो एटॉमिक भार के हिसाब से इन्होंने अरेंज किया, और साथ ही इन्होंने कुछ हॉरिजॉन्टल रोज बनाया, क्षैतिज पंक्तियाँ बनाई। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखाऊं, ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, जिसको इन्होंने मार्क किया 1 से 6 तक, 5 और 6। ठीक है, इस तरह से इन्होंने मार्क किया इसको, और इनको इन्होंने नाम दिया पीरियड।
ठीक है, आवर्त, इसको इन्होंने नाम दिया आवर्त। इसके बाद कुछ इन्होंने वर्टिकल लाइंस बनाई, जो कि इन्होंने 8 लाइन बनाई, 8 लाइन जो है वो वर्टिकल लाइन बनाई। याद रखिएगा 1 2 3 4 और इसको ले लेके 8, टोटल 8 लाइन इन्होंने वर्टिकल बनाई और जिसका इन्होंने नाम दिया रोमन लेटर्स में 1 2 3, फिर 4 आएगा, 4 आएगा, फिर 5th आएगा, फिर 6th आएगा, 7th आएगा और 8 आएगा। इस तरह से रोमन लेटर्स में इन्होंने लिखा 1 से 8 तक, जिसमें 1 से 7 तक जो ग्रुप थे इनको ए और बी में विभाजित किया गया था। इसके साथ ही इनके अनुसार किसी विशेष समूह में उपस्थित जो सभी तत्व थे ये रासायनिक रूप से समान प्रवृत्ति के थे। ठीक है, तो केमिकली सिमिलर नेचर के जो तत्व थे इनको एक ग्रुप में रखा गया था। इसके साथ ही इनका जो एक भौतिक और रासायनिक गुण थे इनका एक नियमित क्रम भी देखा गया। ठीक है, तो इनका एक नियमित क्रम देखा गया। अगर हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे तो एक क्रम देखा जाएगा कि इस तरह से क्रम से इनका परिवर्तन जो है हो रहा है उनके भौतिक और रासायनिक गुणों का। ठीक है, उस समय जब मेंडलीफ ने ये वर्गीकरण किया था उस समय 63 तत्व जो थे यही ज्ञात थे, लेकिन मेंडलीफ ने अपनी दूरदर्शिता दिखाई और इसके साथ ही इन्होंने कुछ स्पेस छोड़े, कुछ खाली जगह छोड़ी जिनको उन्होंने नाम दे दिया कुछ, जैसे कि ईका, जर्मेनिया। ठीक है, तो जर्मेनियम से संबंधित जो भी आगे पाया जाएगा, जो भी तत्व आगे पाया जाएगा जिसके जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो जर्मेनियम के समान होगी, उसको उन्होंने इक्का जर्मेनियम शब्द दिया। उसके बाद इक्का स्कैंडियम जो कि स्कैंडियम की प्रॉपर्टी शो करेगा और साथ ही गैलियम की प्रॉपर्टी शो करेगा, तो इक्का गैलियम। ठीक है, ये 3 जगहें उन्होंने छोड़ी थी और इसी के आधार जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जब सभी तत्वों का डिस्कवरी कर दिया गया उसके बाद जो एक पीरियोडिक टेबल बनाया गया उसका नाम था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आधुनिक आवर्त सारणी। कुछ कमियां पाई गई थी जो कि मेंडलीफ के जो आवर्त सारणी थी उसमें पाया गया था, जैसे कि उन्होंने कुछ भारी तत्वों को हल्के तत्वों से ऊपर रख दिया था। इसके साथ ही जो आवर्त सारणी थी इसमें एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं होना, ठीक है, कोई स्थान नहीं दिया गया था। तो इसलिए ये सब कमियों के द्वारा ये महसूस किया गया कि आवर्त सारणी के जो तत्व हैं इनकी कुछ इस तरह व्यवस्था होनी चाहिए जो इनके गुणों पे आधारित होनी चाहिए, ना कि इनके परमाणु द्रव्यमान पे। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान से भी अधिक कोई एक प्रॉपर्टी होगी जिस पे ये बेस्ड होगा इनका सारा अरेंजमेंट। ठीक है, फिर से मैं आपको बता देती हूँ, 2 गलतियाँ की गई थी मेंडलीफ के द्वारा। पहला कि इन्होंने हेवियर एलिमेंट्स को, जो भारी एलिमेंट्स थे उनको हल्के जो एलिमेंट्स थे, हल्के तत्व उससे पहले रख दिया गया था। इसके साथ ही जो डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं किसी एलिमेंट के, किसी हाइड्रोजन के जैसे 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं, उनके लिए कोई भी जगह नहीं छोड़ी गई थी। ठीक है, तो ऐसा पाया गया कि हमें इसको परमाणु भार के अकॉर्डिंग जो है इसको नहीं लगाना है। फिर आते हैं मोज़ले, जिन्होंने 1913 में कहा कि हमें परमाणु भार के हिसाब से नहीं बल्कि परमाणु संख्या के आधार पर सारा अरेंजमेंट जो है वो करना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर्स के अरेंजमेंट पे हमें ये करना चाहिए। ठीक है, तो मोज़ले का कहना था कि तत्वों के जो रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं वो उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, ना कि उनके परमाणु भार के। ठीक है, तो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ना कि उनके एटॉमिक मास के। ठीक है, यहाँ लिखा नहीं है मास। और यदि तत्वों को हम लोग उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो समान गुण वाले जो तत्व होंगे वो निश्चित रूप से उनके नियमित अंतरालों के बाद दोहराए जाएंगे। ठीक है, तो जब भी हम लोग अरेंज करेंगे उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के आधार पे, तो जो भी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स होंगे वो रिपीट करेंगे किसी सर्टेन रेगुलर इंटरवल पे। ठीक है, यहाँ पे जो मेंडलीव्स का टेबल था उसी को फॉलो किया गया, जैसे कि इसको पीरियड माना गया और इसको ग्रुप माना गया। ठीक है, तो ये आपका पीरियड होता है जिसको हम लोग 1 2 3 4 के फॉर्म में लिखते हैं, और इधर आता है आपका ग्रुप जिसको हम लोग रोमन के 1 2 3
फॉर्म में लिखते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या होते हैं? समूह होता है, ठीक है। समूह से हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे 18 क्या होते हैं? वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से सीधी रेखा बनाई जाए। याद रखिएगा जो फुल लेंथ पीरियोडिक टेबल है उसमें इनकी संख्या 1 से लेकर 18 तक है, ठीक है। तो 1 से लेकर 18 तक ये जो ग्रुप हैं ये पाए जाते हैं। तो जितनी खड़ी रेखा है वो सभी 1 से 18 तक होगी, ठीक है। अभी यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे किसी ग्रुप में, पहले मैं इसको इंग्लिश में बता दे रही हूँ फिर मैं आपको हिंदी में बताती हूँ। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे किसी ग्रुप में उन सभी का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा वो सिमिलर होगा और उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, इनकी संख्या जो होगी वो सेम होगी, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो सेम होती है अगर हम लोग ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है। तो सभी तत्वों के जो संयोजकता कोश है इसमें समानता समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तथा संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो भी समान होती है, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। तो ये एक पीरियोडिक टेबल का डायग्राम है जो आप लोगों को कहीं पे भी मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 से लेकर 18 तक ग्रुप हैं। तो 1 2 3 4 5 और ये 12 तक यहाँ, फिर 13 14 15 16 17 और 18 यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए हाइड्रोजन और हीलियम ये एक ग्रुप में है। फिर उसके बाद आता है लिथियम, बेरिलियम, फिर ये लिथियम बेरिलियम से लेकर यहाँ पे आएगा बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ये सभी क्या है? ये एक ग्रुप के पार्ट हैं। सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गई है, इसको आप लोग इस तरह देखिए, ये ग्रुप नहीं, पीरियड की बात मैंने आपको बता दिया है। तो 1 से 18 तक ग्रुप दिए हुए हैं और अगर हम लोग देखें इसको एक ग्रुप को तो ये आपका फर्स्ट ग्रुप है, ये आपका दूसरा ग्रुप है, ठीक है। तो जितने भी ग्रुप होंगे इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो एक होगा। जैसे हाइड्रोजन में 1, लिथियम में होगा 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 1, तो एक शेष बचा, यानी कि एक क्या हो जाएगा? इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वही अगर सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम का होगा 2 8 1 यानी कि 11। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? एक लास्ट में बचा है तो एक उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसी तरह से पोटेशियम का, रुबिडियम का, सीजियम का और फ्रेंशियम का, ठीक है। इन सभी में क्या होगा? एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन लास्ट का, ठीक है। तो इस तरह से एक पूरा जो ग्रुप है इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो सेम होगा। फिर आता है पीरियड। पीरियड क्या होता है? ये जो क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं, ठीक है, इनकी संख्या होती है 7। किसी भी आवर्त सारणी में जो क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं उनको हम लोग पीरियड कहते हैं। इनकी जो संख्या है वो 1 से 7 है और इसको हम लोग इनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से भरते हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से। जैसे ही हम लोग एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में बढ़ते हैं किसी पीरियड के, तो नंबर ऑफ शेल जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन का 1 बाहर का शेल था तो हीलियम में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों एक ही पीरियड में आते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जो पहला पीरियड है वो सबसे छोटा होता है, इसमें 2 ही एलिमेंट आते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरा और तीसरा जो होता है उसमें 8 एलिमेंट आते हैं और चौथे और पांचवें में 18 आते हैं और छठे और सातवें पीरियड जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, इसमें 32 एलिमेंट्स आते हैं। इसको भी हम लोग डायग्राम से देखते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो है ये लिखे हुए हैं पीरियड्स, ठीक है। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 और 7 है, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों ही पहले ग्रुप में आते हैं। दूसरे नंबर पे आता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। और हर प्रत्येक तत्वों के साथ जैसे हम लोग इधर से इधर बढ़ रहे हैं तो प्रत्येक तत्वों के साथ उनका जो एक शेल है वो भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। याद रखिएगा
दूसरा और तीसरा पीरियड जो होता है इसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं, और यहाँ पे चौथा और पांचवा पीरियड जो होता है इसमें 18 एलिमेंट्स होते हैं। 18 हैं, इसमें टोटल संख्या कितनी है? 18 एलिमेंट्स हैं। इसके बाद आता है आपका छठा और सातवां। इसमें देखा जाए तो ये 2 एलिमेंट्स हैं, इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये वाले एलिमेंट्स भी आते हैं इसमें। तो यहाँ पे ये वाले पूरे मिला के और साथ ही ये वाले पूरे मिला के आपके कितने एलिमेंट्स हो जाते हैं? तो हो जाते हैं ये 32 एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल 32 और 32। नेक्स्ट हमारा आता है कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है मुख्य समूह तत्व या फिर सामान्य तत्व, जिसको हम लोग मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहते हैं या फिर नॉर्मल एलिमेंट्स कहा जाता है। तो ये जो होते हैं ये आवर्त सारणी के बाईं ओर जो समूह है उसमें ग्रुप 1 और 2, ठीक है, अभी मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूँ, और उसके साथ ही 13 से लेकर 17 तक राइट साइड में। ठीक है, ये सभी जो होते हैं इनको हम लोग सामान्य तत्व कहते हैं या फिर मुख्य समूह कहते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो सबसे बाहरी कोश होता है यानी कि शेल होता है वो इनकम्प्लीट होता है। इसका अर्थ ये होता है कि उनके सबसे बाहरी कोश में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। होने चाहिए 8 अगर हमको कंप्लीट शेल चाहिए, पर होते इससे कम है, इसीलिए ये लोग क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। इसीलिए इनको मुख्य तत्व कहा जाता है या फिर सामान्य तत्व कहा जाता है। देखते हैं हम लोग डायग्राम से। तो हमारा ये जो पहला ग्रुप है, ये पहला ग्रुप, और इसके साथ ही दूसरा ग्रुप, और बाद में ये जो 13 से लेकर 17 तक के ग्रुप है, ये सभी। ठीक है, फिर से बता देती हूँ, डायग्राम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया था। तो ये पहला ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप, ठीक है, ये और ये सामान्य ग्रुप कहलाएगा, ये सभी मेंबर्स, और इसके साथ ही 13 से लेकर 17 तक के सभी मेंबर्स, यानी ये इधर के ये सारे, ये और ये। ठीक है, ये सभी क्या है? सामान्य ग्रुप के मेंबर्स हैं। नेक्स्ट है हमारा नोबल गैस, जिसको उत्कृष्ट गैस या फिर आदर्श गैस कहा जाता है। ये ग्रुप 18 के सभी एलिमेंट्स जो होते हैं इनको इसमें शामिल किया गया है। ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका जो बाहरी शेल है, ठीक है, बाहरी शेल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिर्फ एक हीलियम को छोड़ के, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन क्या है कि इनका जो कंप्लीट शेल जो है वो पूरा हो चुका है। 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम में और बाकी सभी में 8 इलेक्ट्रॉन। इसलिए ये क्या करते हैं? कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं, कोई भी रिएक्शन नहीं करेंगे। इसके साथ ही इनकी जो संयोजकता होती है यानी कि वैलेंसी होती है वो 0 होती है। ठीक है, क्योंकि बाहरी शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जो रिएक्शन कर सकता है, इसीलिए इनकी वैलेंसी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ डायग्राम में देखा जाए तो ये जो ग्रुप 18 है यानी कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन, रेडॉन और ये ओजी, ये सब आप लोग याद कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? ग्रुप 18 के नोबल गैसेस हैं ये सब। नेक्स्ट होता है हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसको हम लोग डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। ये क्या होता है? संक्रमण तत्व होते हैं। ग्रुप 3 से लेकर 12 तक जो होते हैं ये सभी को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। अभी इनको ट्रांजिशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इनके बाहरी 2 आउटर शेल्स होते हैं, बाहरी जो शेल्स होते हैं ये दोनों ही इनकम्प्लीट होते हैं। ठीक है, दोनों ही अधूरे होते हैं। इसके साथ ही ये सभी जो एलिमेंट्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, साथ ही बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। ठीक है, तो गलनांक भी हाई होता है और साथ ही क्वथनांक भी दोनों का हाई होता है। ये सभी क्या होते हैं? मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके साथ ही ये विद्युत के अच्छे संवाहक होते हैं, साथ ही इनमें मैग्नेटिक पावर्स भी होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, मैग्नेटिक पावर्स होती है, और साथ ही ठीक है, तो विद्युत के अच्छे सुचालक और साथ ही चुंबकीय शक्ति भी होती है। इसके साथ ही इनकी जो संयोजकता होती है, परिवर्तनशील संयोजकता, वो प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इनका वैलेंसी जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। इसीलिए इन सबको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। इसको अभी हम लोग डायग्राम से देखेंगे, उसके बाद दूसरा वाला भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है आंतरिक संक्रमण तत्व, यानी कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिसको हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा डी ब्लॉक एलिमेंट, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये मेन पीरियोडिक टेबल जो है उससे अलग 2 जो सेपरेट बनाए गए हैं ब्लॉक्स, उसमें से पहला ब्लॉक होता है इसका। इनका
बाहरी 3 शेल्स जो होता है वो अधूरा रहता है, बाहरी 3 शेल्स जो हैं अधूरे रहते हैं, और इनकी 2 सीरीज़ है जिसमें 15 एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अभी ये जो 2 सीरीज़ हैं इनमें से जो पहली सीरीज़ आती है वो होती है लेंथेनाइड श्रेणी होती है, जिसको 4F कहा जाता है। ये जो सीरीज़ होती है इसमें 15 एलिमेंट्स होते हैं, La से लेकर Lu तक, याद रखिएगा La से लेकर Lu तक, यानी कि 57 एटॉमिक नंबर से लेकर 71 एटॉमिक नंबर तक होते हैं। ठीक है, अभी इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में इसको दुर्लभ मृदा धातु कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेयर अर्थ मेटल्स। उसके बाद आता है एक्टिनाइट सीरीज़, जिसको 4F कहा जाता है। इसमें एक्टिनाइट है, याद रखिएगा, AC से लेकर Lr तक है, AC से लेकर Lr तक, जिसमें एटॉमिक नंबर 89 से लेकर 103 आता है। ये सभी क्या होते हैं, ये सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, रेडियोधर्मी पदार्थ इसको कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं इसको पीरियोडिक टेबल में। तो ये 3 से लेकर 12 तक के जो सभी एलिमेंट्स हैं ये संक्रमण एलिमेंट हैं, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे आता है 57 से 71। ये जो 57 से 71 है ये लेंथेनॉइड सीरीज़ है, तो ये हो जाएगा आपका लेंथेनॉइड सीरीज़। ये सभी जो हैं ये लेंथेनॉइड सीरीज़ में आते हैं, जिसको हम लोग रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे होता है 89 से 103, ये एक्टिनॉइड सीरीज़ होती है 89 से 103। तो ये सभी क्या होते हैं, एक्टिनॉइड हिंदी में भी यही कहा जाता है, इसलिए इसको आप लोग रेफ़र कर सकते हैं। ये जो होते हैं ये सभी रेडियोधर्मी पदार्थ हैं, तो ये सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, रेडियो एक्टिव। अभी याद रखिएगा, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनके बाहरी 2 शेल्स जो होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, बाहरी 2 शेल्स, और इन दोनों में लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में बाहरी 3 शेल्स जो होते हैं वो इनकम्प्लीट रहते हैं। ठीक है, तो ये सभी पीरियोडिक टेबल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी वो हमने देखी। अब हम लोग कुछ गुण देखेंगे, मतलब जो तत्वों के गुण हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो हम लोग पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, तो पीरियड में अगर हम लोग मूव करते हैं लेफ़्ट से राइट की तरफ, और किसी ग्रुप में मूव करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, तो इसमें कितने प्रॉपर्टीज़ जो होती प्रॉपर्टीज़ में क्या बदलाव आते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो आवर्त के हिसाब से और साथ ही उसके समूह के हिसाब से, ग्रुप के हिसाब से। ठीक है, तो ये समझते हैं, ये आवर्त के हिसाब से ये पहला वाला, और ये क्या है, ग्रुप के हिसाब से, ग्रुप के हिसाब से, और ये आवर्त के हिसाब से। सबसे पहला है परमाणु आकार, एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज क्या होती है, यहाँ पे एरो का डायग्राम जो है उसको हम लोग चेंज कर देते हैं, ये ग्रुप का डायग्राम है। ठीक है, तो ये ग्रुप का हो जाएगा और ये आवर्त का हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट से राइट। ठीक है, तो किसी भी आवर्त में क्या होता है, जो उसका परमाणु आकार होता है, याद रखिएगा ये कम होता जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ से यहाँ जब हम लोग लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं तो ये आकार क्या होता है, ये कम होता जाता है। इसके साथ ही अगर हम लोग किसी ग्रुप की बात करते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जब हम लोग मूव करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, इसका आकार क्या होता है, बढ़ता जाता है। नेक्स्ट आता है एटॉमिक रेडियस, परमाणु की जो त्रिज्या होती है उसके बारे में। तो आवर्त में क्या होती है, त्रिज्या कम होती जाती है। अगर हम लोग लेफ़्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो त्रिज्या क्या होती है, कम होती जाती है। जैसे कि इसका परमाणु आकार कम हो रहा है उसी हिसाब से इसकी त्रिज्या भी कम हो रही है। और जैसे हम वर्ग में आते हैं तो इसकी त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती जाती है ऊपर से नीचे की तरफ। त्रिज्या बढ़ती जाएगी जैसे कि इसका आकार जो है वो बढ़ता जा रहा है। अभी ये तो था परमाणु त्रिज्या। अगर इसकी आयनिक रेडियस की बात की जाए, मतलब जब ये एक आयन में परिवर्तित हो जाता है तो उसकी जो त्रिज्या होती है वो भी सेम तरह से बदलती है। जैसे कि लेफ़्ट से राइट में कम होती जाती है
और अगर हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो ज़्यादा होती जाती है। नेक्स्ट है आयनिक पोटेंशियल, यानी कि इसकी जो आयनिक क्षमता है ये थोड़ा उल्टा है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। जो इसकी आयनिक क्षमता है वो जब हम लोग लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो ये क्या है, बढ़ती जाती है। ठीक है, इसको सिंपली याद कर सकते हैं, सोडियम से क्लोरीन की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसका क्या हो रहा है, आयनिक क्षमता क्या है, बढ़ती जाती है। और जैसे ही हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं इसकी आयनिक क्षमता क्या है, घटती जा रही है। ठीक है, डिक्रीज होती जाती है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युतीय ऋणात्मकता। ये क्या होता है, ये भी बढ़ता जाता है। जैसे आयनिक पोटेंशियल है उसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, लेफ्ट से राइट में बढ़ती जाती है और ऊपर से नीचे घटती जाती है। एक्चुअली पूरा जो हमने अभी तक पीरियोडिक टेबल पढ़ा है उसका ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको आप लोग किसी भी तरह करके एक बार दो बार पढ़िए तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन की जो बंधुता होती है वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसा ही है। जैसे हम लोग लेफ़्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है, बंधुता जो होती है वो बढ़ती जाती है और साथ ही अगर ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो ये घटती जाती है। नेक्स्ट आता है गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट भी लेफ़्ट से राइट में बढ़ता है और ऊपर से नीचे की तरफ घटता है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड अगर हम लोगों को आवर्त सारणी में देखना है तो लेफ़्ट से राइट में जब हम जाएंगे तो वो बढ़ेगा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो घटेगा। नेक्स्ट है हाइड्राइड की प्रकृति क्या होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए इसको याद कर सकते हैं हम लोग Na से, तो यहाँ पे बनेगा NaOH, ये हाइड्राइड बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, HCl बनेगा। ठीक है, HCl, तो ये क्या है, ये अम्लीय एसिडिक नेचर का होता है और ये क्या होता है, क्षारीय नेचर का होता है, अल्कलाइन। इसके साथ ही अगर हम लोग ऑक्साइड की प्रकृति की बात करते हैं तो यहाँ पे एसिडिटी शो करता है ये। ठीक है, यहाँ पे अम्लीय होता है और यहाँ पे क्या होता है, क्षारीय होता है, अल्कलाइन। नेक्स्ट आता है मेटालिक प्रॉपर्टीज़, तो जो धातुएं गुण होते हैं वो लेफ़्ट से राइट में जाए तो घटते जाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, घटते जाते हैं और ऊपर से नीचे की तरफ ये क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। ठीक है, इंक्रीजेस। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ये भी इधर से इधर तक मूव करो तो बढ़ता जाता है, ज़्यादा ऑक्सीडाइज करेगा और ऊपर से नीचे तक कम ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये सभी क्या है, ये किसी पीरियोडिक टेबल के जितने भी तत्व होते हैं उनके ये सभी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिन पे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी इम्पॉर्टेंट ये है कि थोड़े बहुत एलिमेंट्स भी आपको याद होने चाहिए, तो आप लोग एक एक जो वर्ग है इसके हिसाब से जो एलिमेंट्स हैं इसको आप लोग याद कर सकते हैं। कोई भी आप लोग देख सकते हैं, कोई निमोनिक बना सकते हैं या फिर आपकी मर्ज़ी, अगर आप लोगों को डायरेक्टली याद हो जाए तो भी आप लोग उसको याद कर सकते हैं। तो जो भी प्रतियोगी परीक्षा होती है जिसमें साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं, साइंस में स्पेसिफिकली अगर केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ज़्यादातर चांस होता है कि हम लोग पीरियोडिक टेबल से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल जो होती है इंपॉर्टेंट होती है और सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो इससे पूछा जाता है कि इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें क्या बदलाव हो रहा है अगर हम लोग एक आवर्त में हैं या फिर एक वर्ग में हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड पहला कार्य जो है वो किस साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था, तो पहला आपको नाम बताना है। दूसरा आपको बताना है जब ट्रायड्स की सीरीज़ बन रही थी। ठीक है, ट्रायड्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया है। तो जो 3 एलिमेंट्स का जो समूह है वो जब बन रहा था, त्रिक जो है इसका आपको नाम बताना है। ठीक है, इसका आपको एग्जाम्पल देना है कमेंट बॉक्स में। तीसरा आपको बताना है जो आयनिक त्रिज्या है यदि वो किसी आवर्त की बात की जाए में बढ़ता है कि घटता है, ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न पूछे हैं मैंने। प्रिपरेशन आप लोग अपनी स्ट्रॉन्ग रखिए। जो भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको आप लोग ज़रूर से आंसर किया करिए कमेंट बॉक्स में। साथ ही आप लोगों को जो भी लेक्चर पढ़ाया जाता है उसको आप लोग याद किया करिए। लेक्चर के साथ ही कोशिश किया करिए एक बार रिवाइज हो जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।